चलिए, तो अगली चीज है आपके पास क्या क्या हो गया, आपके प्लेन के इक्वेशंस हो गए कार्टेशियन फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में। उसके बाद आपका नॉर्मल फॉर्म भी बता दिया है साथ ही में। इतनी चीजें हो गई हैं, पहचानने आ गया है कि हाँ एन वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर कौन सा है, ये सारी चीजें समझ में आ रही है। डिस्टेंस ओरिजिन से कैसे निकाल पा रहे हैं, क्लियर है सभी को। सारे टॉपिक्स को ऐसे लेके चलेंगे। अरे एल्गोरिदम हम फिर से बोल देंगे, प्रूफ नहीं करवाएंगे, वो लिखवाएंगे नहीं, हम आपको समझा देंगे और हमें उस रिजल्ट को ध्यान में रखना है एग्जाम देने के लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी आसान चीज देख लेते हैं थोड़ा सा शुरू में। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, दो प्लेन है उसके बीच का अगर हमें एंगल निकालना हो, जस्ट लाइक जैसे दो लाइन के बीच में हम एंगल निकालें तो उसको हम कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला प्लेन मान लीजिए आप r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1 है, एंड दूसरे प्लेन का इक्वेशन ले लेते हैं r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना है बच्चे, d2। ऐसा कुछ दो इक्वेशन ले लेते हैं। प्लेन का इक्वेशन क्या होता था, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। तो अगर ये दो आपके पास प्लेन है तो इनके बीच का हमें क्या करना है, एंगल निकालना है। अब इनके बीच का एंगल बेसिकली किसके बीच का एंगल होगा, n1 और n2 के बीच का होगा। थोड़ा समझना कि अगर मान ले हमारे पास एक ऐसा प्लेन है, ऐसा समझ ले एक प्लेन, और एक दूसरा हमारे पास ऐसा प्लेन है, ऐसा थोड़ा इमेजिन कर। तो एक इसका नॉर्मल वेक्टर है ऐसा n1 वेक्टर, और इसका एक नॉर्मल वेक्टर है जो क्या है n2 वेक्टर, हाँ है ना। तो इस प्लेन के बीच जो एंगल यहां दिख रहा है वही एंगल यहां दिखेगा। इमेजिन कर पा रहा है क्या, सीधा सीधा है कि जैसे मान लीजिए हमारा एक प्लेन है ऐसा हाथ, और ये दूसरा प्लेन है, इससे इंटरसेक्ट कर गए, तो इस हाथ का एक n1 वेक्टर यहाँ पे है और इस हाथ का एक n2 वेक्टर ऐसा रहा होगा। तो जो इस प्लेन के बीच का एंगल रहा होगा वही किसके बीच का एंगल रहा होगा, नॉर्मल वेक्टर के बीच एंगल रहा होगा। तो सीधा सीधा बात है कि इसके बीच के एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, cos थीटा इज इक्वल टू फिर से कितना, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड n2 वेक्टर मैग्नीट्यूड। क्या ये बात समझ में आई। अब आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एन वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है, जिस तरीके से लिखेंगे उसका हमें क्या लिखना है, केवल डॉट प्रोडक्ट ही लिखना है। हाँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास प्लेन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं a2x प्लस का b2y प्लस का c2z और प्लस का d2 इक्वल टू 0। क्या ये सभी को पता है कि यहाँ से जो n वेक्टर है n1 वेक्टर, अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, पिछली क्लास में वैसे बता दिए थे, ये आपका कितना है a1 i कैप प्लस का b1 j कैप प्लस का c1 k कैप, और यहाँ से अगर n2 वेक्टर कोई हमसे पूछेगा तो a2 i कैप प्लस का कितना बच्चे, b2 j कैप प्लस का c2 k कैप। तो यहाँ से भी हमारे पास cos थीटा का फॉर्मूला जो है वो है a1 a2 प्लस का b1 b2 और प्लस का c1 c2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर क्या लिखेगा बच्चे, a1 स्क्वायर प्लस का b1 स्क्वायर प्लस का c1 स्क्वायर और फिर रूट अंडर क्या लिखेगा, a2 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर प्लस का c2 स्क्वायर। कोई दिक्कत है। तो फिर से वही बात है कि दो प्लेन परपेंडिकुलर कब होगा और दो प्लेन हमारे पास पैरेलल कब होगा, तो उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो हमारे पास अब नोट करके लिख लेंगे, वो है आपके पास कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। कब परपेंडिकुलर होगा, जब n1 और n2 क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे के। हाँ, तो सीधा सीधा बात है, क्या लिखेंगे, cos थीटा, थीटा 90 है तो cos थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो सीधा सीधा लिख देंगे कि n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर कितना होना चाहिए बच्चे, या फिर आप अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहते हो तो a1 a2 प्लस का b1 b2 और प्लस का c1 c2 कितना होना चाहिए, 0 बोला है। उसी तरीके से अगर हमसे कोई पूछेगा कि कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म बता दो, हाँ क्या लिख दें, हाँ कार्टेशियन फॉर्म में तो वैसे ही आता है n1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा क्या लिख दें, n2 वेक्टर, और कार्टेशियन फॉर्म में तो सीधा सीधा बात है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू कितना, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 7 अपॉन c2 इज इक्वल टू सर्टेन कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन है, क्लियर है। एंगल कैसे निकालने समझ में आ रहा है, हम इस पे क्वेश्चन करके दिखाते हैं, नोट करें फटाफट। फिगर में डालें,
क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन्स, फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन्स। हमारे पास प्लेन का इक्वेशन दिया है 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड दूसरा दिया है r वेक्टर डॉट 6i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप इज इक्वल टू 5। एक वेक्टर में दे दिया है कार्टेशियन में, तो सीधा सीधा बात है हम किसी पे भी निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो यहाँ से अगर n1 वेक्टर की तलाश में निकलेंगे तो वहां से उधार है तो सीधे बोलेंगे 2i कैप प्लस का कितना j कैप माइनस का कितना 2k कैप। उसी तरीके से अगर कोई हमसे n2 वेक्टर पूछेगा तो सीधा सीधा 6i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का कितना दिख रहा है 2k कैप। तो हमारे पास cos थीटा का फॉर्मूला है, वो है n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर हाँ कितना 2 इंटू 12 आ गया प्लस का 3 आ गया और माइनस का 4 आ गया डिवाइड बाई रूट अंडर कितना आ गया 4 1 5 और 4 9 और फिर रूट अंडर कितना आ गया 36 और 9 36 9 कितना हो गया 45 और 4 49 बोल आया। तो आपके पास cos थीटा की वैल्यू ऊपर जो दिख रही है 12 3 15 15 में से 4 गया कितना आ गया 11 डिवाइड बाई नीचे कितना आ गया 9 3 और 7 21 हाँ या ना बोल। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 11 बटा कितना लिख देगा 21 बोला है। नोट करें हो गया बेटा थे? अगला लिखो इक्वेशन ऑफ प्लेन equation of plane that passes through a point with position vector a vector ठीक and is parallel to given vector b vector and c vector। हम आपको इसी तरीके से टॉपिक वाइज बताते जाएंगे और उस पे क्वेश्चंस कराते जाएंगे ठीक है, ताकि समझ में आए। बहुत रेयर कमोडिटी है, इससे नहीं पूछता। जनरली जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो पूछा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन प्लेन्स या टू गिवन लाइंस, उस तरीके से पूछा जाता है। लेकिन फिर भी हम सारी चर्चा कर लेते हैं ताकि कोई ऐसा दिखे क्वेश्चन जिसमें ना समझ में आए, ऐसा कुछ केस ना छोड़े अपन। कह रहा है कि ये जो प्लेन है वो किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है और दो वेक्टर्स के पैरेलल है, दो वेक्टर्स के पैरेलल। हम आपको इमेजिन करा रहे हैं कि हमारे पास कोई एक प्लेन है ऐसा मान लीजिए हमारे पास एक कोई प्लेन ले लिया, एक किसी पॉइंट से पास हो रहा है। जैसे मान लीजिए ए पॉइंट से पास हो रहा है जिसकी हम पोजीशन वेक्टर क्या ले रहे हैं बच्चे ए वेक्टर ले रहे हैं, और किसी दो लाइन के पैरेलल, दो लाइन के
मान ले ऊपर कहीं एक लाइन हम इमेजिन करवा के दिखा देंगे, एक ऊपर हमने लाइन यहाँ बी वेक्टर ले लिया और यहाँ कहीं लाइन एक हम ऐसे सी वेक्टर ले लेते हैं, इस दोनों के क्या है पैरेलल, थोड़ा दिखेगा नहीं लेकिन हम आपको दिखाएं कि जैसे मान लीजिए कॉपी दा, ये आपका एक प्लेन है, इस पे कोई एक पॉइंट लाई कर, लाइक चौक ये हमने रख दिया यहाँ पे, इस पे लाई कर रहा है, ये वेक्टर क्या है, और दो लाइन है जिसके पैरेलल, दो लाइन समझ रहे हो, एक ऐसा रहा है, एक ऐसा रहा है आपका मान लो, और मान ले ये हमने जो हाथ में पकड़ा है, ये मेरा हाथ एक लाइन है और एक लाइन ये है, ये दो लाइन है, ये दो लाइन है, एक लाइन मेरा हाथ और एक लाइन ये पेन, इस दोनों के पैरेलल, समझ में आ रहा है। अब थोड़ा इमेजिन करना कि ये जो प्लेन है और ये जो दो लाइन है, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा, वो या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, सोच इमेजिन कर, ये B1 और मेरा हाथ B2, सपोज दैट, तो B1 क्रॉस B2 या तो ऊपर या तो क्या ये B1 क्रॉस B2 जो आएगा कंपोनेंट n कैप, क्या वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा क्या, क्या ये बात समझ पा रहे हो, बस क्लियर है। यानी जो r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर लिखते थे हम प्लेन के इक्वेशन के लिए, यहां वो n वेक्टर जो है वो B1 क्रॉस B2 है या B क्रॉस C है, क्या समझ पा रहा है, कोई दिक्कत है, पक्का। तो यहां एक आपका नॉर्मल वेक्टर रहा होगा ऐसा कुछ, जहां इस पे भी ये परपेंडिकुलर रहा होगा, इस पे भी ये क्या रहा होगा परपेंडिकुलर, ए और कुछ नहीं, ए क्या रहा होगा बच्चे, बी क्रॉस सी रहा होगा, जो इस प्लेन के लिए किसकी तरह एक्ट करेगा, एन वेक्टर की तरह एक्ट करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई। तो कोई भी पोजीशन अगर हम यहां ले लें, जो पी पॉइंट ले लें जिसका हम आर वेक्टर ले लें, तो यहां से हम जब ज्वाइन करेंगे तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर लिखेंगे, एन वेक्टर लिखेंगे, और एन वेक्टर यहां पे कितना है बच्चे, बी क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू कितना लिखेगा बच्चे, जी। आया, सिंपल इमेजिनेशन है, कुछ अलग सा है नहीं। अब आप इसको सिंपलीफाई करके अलग अलग फॉर्म में ले सकते हो, लेकिन एक और बात बता मुझे, अच्छा उसको थोड़ी देर बाद चर्चा कर लेंगे, पहले इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। क्या इसको हमें ऐसा लिखना चाहिए, आर वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, यस सब। तो क्या हमें इसको ऐसा लिखना चाहिए, आर वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट। बात समझ में? एक इक्वेशन ये याद रख सकता है, ये वाला याद रख सकता है, ठीक है। अच्छा अब इसके थोड़े हम कार्टेशियन फॉर्म की तरफ चले आते हैं। कार्टेशियन फॉर्म, जैसे मान लीजिए आपकी इच्छा है आप क्या लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप ए वेक्टर को कुछ ले लिए, x1 i कैप ले लिए प्लस y1 j कैप ले लिए प्लस z1 k कैप ले लिए, ठीक है। तो आप bc को भी कुछ लोगे, b वेक्टर को हम ले लेते हैं l1 i कैप प्लस का m1 j कैप और प्लस का n1 k कैप, और c वेक्टर को हम ले लेते हैं l2 i कैप प्लस का m2 j कैप और प्लस का कितना n2 k कैप, यस सुनो। तो जब हम इस इक्वेशन को लिखने जाएंगे इस वाले को, r वेक्टर माइनस a, तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट है, r वेक्टर माइनस a वेक्टर क्या लिखेगा, x माइनस x1, सोचना, और a क्या लिखेगा, y माइनस y1, a क्या लिखेगा, z माइनस, और नीचे हमारा b और c चाहिए, तो b c को क्या लिखेगा, l1 m1 n1 l2 m2 n2, और इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना 0। ये जो आपका फॉर्मूला निकल के आया, इसको आप क्या बोलोगे बच्चे, कार्टेशियन। अरे आई बात समझ, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो ये तो सिंपल हो गया, जिसमें हमने देखा कि कोई प्लेन जो है वो किससे गुजर रहा है, एक पॉइंट से गुजर रहा है और दो वेक्टर के पैरेलल है। ये चीजें बदल जाएंगी जब ये बोलेगा कि दो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो थोड़ा डिफरेंशिएट करते जाएंगे कि हाँ चीजें कैसे जा रही है, नहीं तो पता चला लास्ट में सब मिक्स होते जा रहा है, ठीक है। अच्छा इसमें अब थोड़ी सी चीजें और आप आपसे कंक्लूड करवा लें, थोड़ी सी चीजें, कि अगर हमारे पास कोई प्लेन जो है वो किसी वेक्टर के पैरेलल है, क्या है, और किसी पॉइंट से गुजर रहा है, तो क्या वो आपका जो प्लेन है वो कोप्लेनर होगा क्या, सारे मतलब तीनों, हम आपको बोले ए बी सी, बस हम ऐसा पूछना चाहते हैं कि क्या हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, बस ये जानना चाहते हैं। फिर से रिपीट करें, हम कह रहे हैं कि अगर जैसे कोई जैसे प्लेन ही है, ए वेक्टर है और पैरेलल है बी और सी के, तो क्या तुम बोल सकते हैं कि जो प्लेन है ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ए वेक्टर का, बी वेक्टर का और सी वेक्टर का,
नहीं, अच्छा चलो अभी लिख ले, थोड़ी देर में अभी दिमाग में चलेगा, लिख ले, कोई बात नहीं, इसको नेट हो गया। अब जो बता रहे हैं वो समझना, क्या ये देख पा रहे हो कि बी वेक्टर और सी वेक्टर इस प्लेन के पैरेलल है, देख पा रहे हो? मतलब इस बोर्ड पे हम दो लाइन छोड़ दिए किसी भी ओरिएंटेशन में, इसमें कोई दिक्कत है? इस बोर्ड पे हमने दो लाइन छोड़ रखा है, एक बोर्ड है, एक हाथ मेरा ऐसे और एक हाथ मेरा ऐसे, क्या ये दोनों हाथ मेरे इस बोर्ड के पैरेलल है कोई दिक्कत? जो यहाँ अलग हटा के दिखाए थे यहाँ चिपका के दिखा रहा है। समझना मेरी बात है, सोचना कि हम बोल रहे हैं कि जो प्लेन है आर वेक्टर वो बेसिकली लैम्डा बी वेक्टर प्लस, मतलब ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर प्लस का म्यू सी वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे। हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा क्यों। अब मुझे एक बात बता कि थोड़ा इस पैरेललोग्राम को ध्यान से देख, तो जो हमारा एपी वेक्टर है, क्या बच्चे, उस एपी वेक्टर को तुम बोल सकते हो कि ए हमारा पॉइंट एल देते, ए एल वेक्टर होगा और प्लस एल पी वेक्टर होगा बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, हाँ या ना बोल? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, अगर ए एल वेक्टर को तुम देखोगे ध्यान से, जो यहां से लेके यहां तक है, और इस वेक्टर को अगर तुम बी वेक्टर बोल रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पैरेलल रहा होगा कोई भी एल वेक्टर रहा होगा, यानी तुम इसको क्या लिखने वाले हो, एपी वेक्टर को लैम्डा बी वेक्टर लिखने वाले हो, हाँ या ना? और एलपी वेक्टर जो है वो किसके पैरेलल रहा होगा, सी वेक्टर के, यस और नो? तो इसको तुम क्या लिखने वाले हो, म्यू सी वेक्टर, हाँ या ना? और एपी वेक्टर को क्या लिखने वाले हो, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर प्लस का म्यू सी वेक्टर। तो तुम बोल दोगे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर प्लस का कितना? क्या ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है इसमें? इस वाले फॉर्म को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं? जहां पैरामीटर क्या है, सभी को दिख रहा है, लैम्डा और इस वाले फॉर्म को हम बोलते हैं नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं?
कोई कंफ्यूजन? क्लियर है, समझ में आ रहा है? यानी कोई प्लेन अगर किसी पॉइंट से गुजर रहा हो और किसी दो वेक्टर के पैरेलल हो तो हम उसको लिनियरली क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? अब नोट कर लेगा इसको। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखे तो समझ में आ जाएगा, अभी पढ़ाने के बाद उम्मीद करते हैं आप हो जाएगा। इस पे ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं, बहुत कम ही क्वेश्चन मिलेंगे, तो एक लिख रहे हैं, समझ में आ जाए तो लिखना। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इन कार्टेशियन फॉर्म। इक्वेशन दिया है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप। इसको कार्टेशियन फॉर्म में कह रहा है, एक्सप्रेस कर सकते हो। हम सोच रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो और कार्टेशियन फॉर्म में भी। सोचना कि यही तो ये वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर, और ये क्या है, तो आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आर वेक्टर माइनस यहाँ आई कैप माइनस जे कैप लगा दो और इज इक्वल टू यहाँ क्या लिख दो आप, या डॉट यही लगा दो, आर वेक्टर दिस डॉट बी क्रॉस सी। कितना, तो बी क्रॉस सी आप क्या लिखोगे, आई प्लस जे प्लस के, और क्रॉस क्या लिखोगे, आई माइनस 2j और प्लस का 3k। ए इक्वल टू कितना, 0। ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म। लेकिन हमसे पूछा क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। थोड़ा ध्यान देना, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आएगा। x माइनस x1, हाँ या ना, y माइनस y और z माइनस, और यहां लिखेंगे 1 1 1 और यहां लिखेंगे 1 माइनस 2 और 3, और डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या ऊपर कुछ गड़बड़ लिखा, क्या सही लिखा ना ऊपर? हाँ, यहां से अब अगर हम सॉल्व करें तो x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 और प्लस 2 5, हाँ या ना बोल, सही लिखा। माइनस y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1 दैट इज 2, एंड प्लस का z मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिल रहा है 5x माइनस का 2y और माइनस का 3z, और साथ में कांस्टेंट मिल रहा है -5 -2 -7 माइनस इक्वल टू 0। यही हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। क्या ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? नोट करेगा फटाफट, आगे चलते हैं। चले अगला चीज देखें, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, या ऐसे सीधे सीधे लिखते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन का मतलब समझ में आ रहा है कि कोई प्लेन होगा जो एक्स वाई जेड एक्सिस को कहीं कट कर रहा होगा, तो उस प्लेन का इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। यानी हम अगर फिगर से बताने जाएं मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इमेजिन करा रहे हैं आपको कि अगर एक्स वाई जेड है ऐसा कुछ, तो एक कोई प्लेन रहा होगा जो एक्स एक्सिस को यहाँ कट किया होगा, वाई एक्सिस को यहाँ और जेड एक्सिस को यहाँ, यस और नो, ऐसा कुछ। ए वाला पॉइंट a, 0 मान लीजिए आप, ए वाला पॉइंट 0, 0, b, क्या मान लीजिए आप 0, और 0, 0, क्या हो जाएगा c। तब इस तरीके का अगर आपको कहीं इंटरसेप्ट दिया रहे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू कितना 1। वही चीजें हैं जो पढ़ते आ रहे हैं, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू कितना 1। निहायत आसान है, कुछ बनता नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको इस पे करा देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है if a plane meets
the coordinate axis at a comma b and c such that the centroid of triangle is 1 comma 2 comma 4. Then find the equation of the plane. तो हमें किसका इक्वेशन निकालना है बच्चे? प्लेन का इक्वेशन निकालना है। फिगर बिल्कुल करेक्ट बनाए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल फिगर आपका सही बैठेगा। क्या हमारे पास मान लीजिए 3 वर्टेक्स है जिसका सेंट्रॉइड कितना दिया हुआ है? सीधा सीधा बात, यानी ए बी सी हमारे पास है जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है? तो हमारे पास 1 to 4 दिया है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? अब समझिए सेंट्रॉइड दिया है तो तुम बोलोगे a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 3 जो है x कोऑर्डिनेट कितने के बराबर है बच्चे? 1 के बराबर। कितने के बराबर? तो यहां से एक रिलेशन आ जाएगा a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना? 3 लिख देगा। a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना? 3 पहला रिलेशन। दूसरा फिर तुम लिखोगे a प्लस सॉरी a 3 आएगा, माय बैड, बच्चा ज्यादा वाला में बैड, ठीक। a प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा बच्चे? 1। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। उसी तरीके से 0 प्लस b प्लस 0 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा बच्चे? 2। तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 6। और उसी तरीके से 0 प्लस c डिवाइडेड बाई 3 जो है वो मिलेगी आपको 4। तो आपके पास c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 12। a b c मिल गया। तो हमारे पास चाहिए क्या बच्चे? इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ होगा x अपॉन a दैट इज 2 प्लस y अपॉन b दैट इज 6 प्लस z अपॉन c दैट इज 12 इज इक्वल टू 1। उम्मीद करते हैं सभी को दिख रहा होगा। 6x प्लस 2y x by 3 है, ओके। 3 4x हो जाएगा। 4x प्लस 2y और प्लस z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। आप अरेंज कर सकते हो। 4x प्लस 2y प्लस z माइनस 12 इक्वल टू कितना? 0। यही हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये चीज है इसमें आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन। कोई दूसरे प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो किसके पैरेलल है? पहले गिवन प्लेन के। तो मान लीजिए पहले प्लेन का इक्वेशन r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d या d1 है। ये मान लीजिए आपका गिवन है, आया ना? देन इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन इज r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d2। उम्मीद करते हैं समझ में आया, क्योंकि अगर दो प्लेन पैरेलल है तो उसके नॉर्मल वेक्टर में तो कोई चेंज है नहीं। चेंज किस में? केवल पोजीशन में। पोजीशन से चेंज कौन होगा? डी चेंज होगा, क्योंकि डी ही तो है ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। आया ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से अगर कार्टेशियन फॉर्म में ले लें ax प्लस by प्लस cz और प्लस d इक्वल टू 0, तो इसका जो पैरेलल होगा पैरेलल प्लेन, उसका इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा? ax प्लस by प्लस cz और प्लस k इक्वल टू क्या लिख देंगे? अरे आया नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है? सीधे क्वेश्चन से समझेगा, इसमें ज्यादा इधर उधर लेके जाएंगे नहीं। क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड पैरेलल टू प्लेन
and parallel to plane r vector dot 2 I cap minus j cap plus 2 k cap is equal to 5। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास किस पॉइंट से पास हो रहा है बच्चे, आई कैप प्लस जे कैप के प्लस के कैप से पास हो रहा है, और किसके पैरेलल है, आर कैप डॉट 2 आई कैप। ठीक है, तो हमारे पास ये बात सीधा सीधा बात है, मान लीजिए कि लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है हमारे पास इज आर वेक्टर डॉट एन, तो यही रहेगा है ना, इज इक्वल टू कितना लिख देगा, कोई दिक्कत है? एक बात बता, अगर ये प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ये, तो आर की जगह क्या रखने वाले हम, आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप, और डॉट यहाँ क्या लिखने वाले हम, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस का कितना 2 के कैप इज इक्वल टू कितना लिखने वाले हैं, 1 into 2 2, 1 into 1 minus 1 और 2 into 1 2 is equal to d, that is d की वैल्यू कितनी आ गई 3, हाँ या ना वो, d की वैल्यू 3 आ गई, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख दिया r वेक्टर 2 i कैप माइनस j कैप प्लस का 2 k कैप इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 3। अरे आया, कोई दिक्कत है इसमें? मान ले कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहे, किस में दिया रहे, तब भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो? चले उसको भी एक देख लेते हैं, इधर हो गया है ना वाला, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 1, 4, -2 and parallel to प्लेन दिया है हमारे पास पैरेलल टू -2x प्लस y माइनस 3z इज इक्वल टू 7। ठीक है, इज इक्वल टू 7। अब कोई भी प्लेन जो इसके पैरेलल होगा, वो ऑब्वियस सी बात है कि उसके बाकी x y z वाले कंपोनेंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, किसमें चेंज आएगा केवल, तो मान लेंगे लेट, फिर से वही काम, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज -2x प्लस y माइनस 3z प्लस k इक्वल टू कितना 0, यस और नो? अब अगर ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है और ये किससे पास हो रहा है बच्चे, तो यहाँ x के जगह कितना रखेगा 1, y के जगह कितना रखेगा, और -3 के z के जगह रखेगा, प्लस k इक्वल टू कितना रखेगा, तो तुम्हें क्या -2 प्लस का 4 प्लस का 6 और प्लस k इक्वल टू 0 दिख रहा है, 6 4 10 में से 2 गया 8, k की वैल्यू कितनी आ रही है 8, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा -2x प्लस y माइनस 3z प्लस 8 इक्वल टू कितना, बोला है? कोई दिक्कत है? बहुत आसान से टॉपिक से नोट करें, फटाफट आगे चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन लोगों ने इसमें पास किया ऊपर की डायरेक्शन। चलिए हमारे पास दो मैग्नेटिक पोल्स होंगे, एक होगा नॉर्थ पोल, एक होगा साउथ पोल। इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जाएगी, नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। अगला टॉपिक लिखेंगे, फाइंडिंग ए प्लेन, अब इसको हम दो टाइप से बताते हैं, लेकिन है दोनों एक ही चीज है, दोनों में कंसेप्ट एक ही लगेगा। ठीक है, तो समझेंगे। फाइंडिंग ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड perpendicular to two given planes,
टू गिवन प्लेन्स। ठीक है, हमने क्या बोला कि हमें एक प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है और दो गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगला जस्ट इसके बाद देखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू ए प्लेन। बात एक ही है। अच्छा, अब एक बात समझना, फिर से हम ऐसे समझा दे रहे वर्बली, वैसे उसमें जाने नहीं जा रहे कि कोई भी पॉइंट, कोई भी प्लेन अगर किसी पॉइंट से गुजर रहा है, यानी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर तो हमें दिख रहा है और किसी दो प्लेन के परपेंडिकुलर है, दो प्लेन के, तो सीधा सीधा बात है कि अगर हमारा एक प्लेन ए है और एक प्लेन दो ए है, तो ए हमारा जो इसका n1 वेक्टर रहा होगा, इसका जो n2 वेक्टर रहा होगा, उसी का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो नॉर्मल वेक्टर होगा जो हमें प्लेन चाहिए, जो अभी पढ़ा हमने पैरेलल वाला। वो मान लेना है कि दोनों वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर किसी प्लेन में लाई कर रहे थे जो उस प्लेन के नॉर्मल थे, तो उस प्लेन के नॉर्मल थे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। यस और नो, सीधा सीधा बात है। यानी जो अभी हमारे पास इसका इक्वेशन आ रहा है वो यही आ रहा है कि r वेक्टर माइनस a वेक्टर, और अगर पहले प्लेन का इक्वेशन हम r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1 ले रहते हैं, दूसरे का r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू, तो यहां जो बैठने वाला है वो क्या बैठने वाला है, n1 क्रॉस n2 बैठने वाला है, हाँ या ना। तो जो दो प्लेन दिया है मान लो वो ले लीजिए हम r वेक्टर डॉट क्या ले लेते हैं, n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1 एंड क्या लिखते हैं r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। तो इक्वेशन बनने वाला है r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट यहां क्या लिखेंगे बच्चे, n1 क्रॉस n2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, g। यस और नो। लेकिन हम आपको बताएं, हम कोई रत्ती भर काम में नहीं आता, हमें समझ ही नहीं आता क्या कह रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि अगर कोई भी प्लेन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट कितना होना है, 0 होना है। अभी तो पढ़ा, दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर है यानी उसके नॉर्मल वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनका और इनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट कितना होना है, 0 होना है। ये तो हम उसी समय से पढ़ते आ रहे हैं जब से हमने एंगल पढ़ा रखा है कि परपेंडिकुलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट कितना होना है, 0 होना है। यस और नो, बात समझ में आ रहा है। सेम चीज है, हम सीधे क्वेश्चन से समझते हैं, हम नहीं जा रहे उसमें कि एल्गोरिथम क्या है, हम सीधे क्वेश्चन समझ रहे हैं, बस आपको बताने के लिए लिख दिया है। एक क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1, 1, -1 and perpendicular to the planes x plus 2y plus 3z minus 7 equal to 0 and दूसरा प्लेन आपके पास 2x minus 3y plus 4z इक्वल टू कितना बच्चे, g। बात समझ में आ? अच्छा, एक बार कोई भी प्लेन का इक्वेशन मान लीजिए, हम थोड़ा सा समझा दे आपको इसमें कि मान लीजिए लेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज a, b, c। डायरेक्शन रेशियो का मतलब समझ में आ रहा है ना, हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो हमारे पास देन इक्वेशन ऑफ प्लेन, हम लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, पिछली क्लास अगर याद हो तो बिल्कुल समझ में आएगा। पासिंग थ्रू 1, 1, इज a x - 1 प्लस b y - 1 और प्लस c z + 1 इक्वल टू इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। कंसेप्ट का नाम, हाँ है ना वो। अब ये जो प्लेन है, ये दो जो प्लेन दिया है उसके परपेंडिकुलर, अरे हाँ यार, ये जो प्लेन हमें चाहिए, ये जो दो प्लेन दिया हुआ है गिवन, उसके क्या है, सीधा सीधा बात है। हम क्यों एल्गोरिथम में उलझने जाए कि अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना, a1 a2 b1 b2 c1 c2 कितना होना है, 0। सर a1 a2, हाँ तो यहां से क्या उठाएंगे बच्चे, a और दूसरे वाले, जैसे एक कह रहा है इज परपेंडिकुलर टू, किस प्लेन के परपेंडिकुलर है हमारा, पहला ये ले लेते हैं x + 2y प्लस का कितना 3z - 7 इक्वल टू कितना बच्चे, g। तो जैसे यहां पे हम लिखेंगे हमारा इक्वेशन क्या दिख रहा है, 2x दिख रहा है क्या, यहां से x + 2y है ना। हाँ, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, हमारे पास कितना है, x + 2y है, ठीक है, और हमारे पास प्लस 3z - 7 2x - 3y, चलो ठीक है। तो यहां से हम मल्टीप्लाई करें, 1 × a कितना आ जाएगा,
अरे आया, यहां से b मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, और प्लस यहां से c मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, इक्वल टू कितना, पहला इक्वेशन, हाँ या ना बोल। दूसरा ये फिर किसके परपेंडिकुलर है, दूसरे वाले के, इसके, तो यहां से कितना आएगा, प्लस कितना, -3b प्लस 4 इक्वल टू, यानी हम अगर a निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं, तो a निकालना चाह रहे हैं तो 2 - 3 रखेंगे, और बगल में क्या रखेंगे, 3 और 4 प्लस का, इक्वल टू b निकालना चाह रहे हैं तो 3 4 रखेंगे, और इधर रखेंगे 1 और 2, क्या रखेंगे 1 और अगर c निकालना चाह रहे हैं तो 1 2 रखेंगे और 2 -3 रखेंगे, ये इक्वल टू क्या रखेंगे, लैम्डा। a की वैल्यू बता, 4 दूना 8 और 3 तिहाई 9, हाँ 9 8 कितना 17, 17 लैम्डा, हाँ या ना बोल। b की वैल्यू बता, 3 दूना 6 -4 और c की वैल्यू बता, -3 -4 -7 लैम्डा। आ गया क्या, जैसे ही a b c की वैल्यू आई, आप इसको किस में उठा के पुट करने वाले हो, किस में पुट करने वाले बच्चे, जो आपका पहला इक्वेशन है उसमें पुट करने वाले हो, और उसको क्या करने वाले हो, सॉल्व करने वाले हो। तो पहला इक्वेशन जैसे यहां हम पुट कर रहे हैं, यहां पे a की वैल्यू कितनी है, 17 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, x - 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 2, सॉरी b की वैल्यू कितनी है 2 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय y - 1 प्लस c की वैल्यू कितनी है 7, तो -7 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय z + 1 इक्वल टू कितना, अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत है इसमें। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकता है, कितना आ रहा है बताएगा कोई, 17x 18 लैम्डा, हाँ है ना, प्लस का कितना 2y और माइनस का कितना 7z, और इधर से आ रहा है -17 -2 -19 और -7, कितना आ गया -26 इक्वल टू 26, आया ना बोलेगा। क्या आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, n1 वेक्टर n2 वेक्टर दिख रहा है, बस लिख दे रहा है। अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो a वेक्टर आपको कितना दिख रहा है, a वेक्टर आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप। n1 वेक्टर कितना दिख रहा है बच्चे, n1 वेक्टर दिख रहा है यहां से i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप, और n2 वेक्टर कितना दिख रहा है बच्चे आपको 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का कितना 4k कैप। क्या ये बात समझ में आई क्या, आई क्या, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के देख ले, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट, यहां क्या लिखेगा n1 क्रॉस n2 वेक्टर, तब भी ये आंसर सेम ही आएगा। बात समझ में आया क्या, किसी भी फॉर्म से जाए, हमें कार्टेशियन ज्यादा आसान दिखता है, और हम चूंकि एमसीक्यू करने जा रहे हैं जेईई मेंस के लिए, तो हम उसमें उलझना नहीं चाह रहे हैं। बोर्ड में पूछेगा तब भी कार्टेशियन फॉर्म में ही पूछता है जनरली, ठीक है, और इस साल तो डिलीट ही है, ठीक है, नोट करेगा फटाफट। आगे चलते हैं अगले पे, बेटा दे चले, लिखेगा। अगला आपके पास फाइंडिंग ए प्लेन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन प्लेन, ठीक है। Equation of plane passing through, equation of plane passing through two given points and perpendicular to a given plane। ठीक है, सीधे क्वेश्चन से बता रहे हैं, एल्गोरिथम में नहीं जा रहे हैं, सीधा सीधा बात है, एल्गोरिथम समझ में आ रहा है। किस अगर कोई प्लेन जो है किसी दो पॉइंट से पास हो रहा है और किसी एक पर प्लेन के परपेंडिकुलर है, किसी एक प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है, तो जो हमारा मान लो दो पॉइंट P और Q रहा होगा, क्या रहा होगा, तो जो PQ रहा होगा और जो एक प्लेन का जो n वेक्टर रहा होगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो प्लेन के लिए हमारा क्या करेगा, नॉर्मल वेक्टर की तरह काम करेगा, सीधा सीधा बात।
तो हम सीधे क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारे लिए बेहतर है। लिखेंगे क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 2, 1, -1 एंड दूसरा पॉइंट है -1, 3, 4। ठीक है, आगे करा एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन का इक्वेशन दिया x - 2y + 4z = 10। ठीक है, अब चलो सीधा बात है कि हम इक्वेशन ऑफ प्लेन पहले लिख लेते हैं जो पास कर रहा है किसी एक पॉइंट से। ठीक है, हम मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, कोई एक पॉइंट ले ले, कौन सा ले ले, पहला ले ले पासिंग थ्रू 2, 1, -1 इज a x - 2 प्लस का b y - 1 और प्लस का c z + 1 इक्वल टू कितना है। अब चूंकि ये जो प्लेन है यही प्लेन किससे पास हो रहा है बच्चे, तो -1, 3, 4 इसको क्या करेगा। ठीक है, एज दिस प्लेन passes through -1, 3, 4, तो हमारे पास hence हम रखेंगे a, x के जगह क्या रखेंगे -1, तो -1, -2, -3 प्लस b, y के जगह क्या रखेंगे 3, 3 - 1 कितना आ जाएगा 2 प्लस c, z के जगह क्या रखेंगे 4, 4 + 1 5 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो यहां से एक इक्वेशन आ गया 3a प्लस का 2b और प्लस का 5c इक्वल टू 0। हां या ना बोल। अच्छा एक बात, यही प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है गिवन प्लेन के, यानी ये कह रहा है ये परपेंडिकुलर है किसके, इसके x माइनस कितना 2y + 4z - 10 इक्वल टू 0। हां या ना, तो इसका भी प्रोडक्ट कितना होना है 0 होना है। तो हम a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस b को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो यहां क्या आ जाएगा बच्चे -2b, और प्लस c को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 4z इक्वल टू कितना 0। बोला है कैसे भी सॉल्व कर सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेहतर है। तो हमारे पास a जब लिखेंगे तो नीचे क्या लिखेंगे 2, -2, 5 और 4 इक्वल टू b जब लिखेंगे तो लिखेंगे 5, 4 और लिखेंगे कितना -3 और 1, और c लिखेंगे तो कितना लिखेंगे -3, 1, 2 और -2 इक्वल टू सर्टेन लैम्डा। a की वैल्यू होता है 4 दूना 8 और 5 दूना 10 18 लैम्डा। हाँ या ना बोल। b की वैल्यू बता 5 और 4 के 12 12 5 17 लैम्डा। c की वैल्यू बता 3 दूना 6 -2 4 लैम्डा। ठीक है, आ गया abc आ गया, किसी इक्वेशन में पुट करेगा ऊपर वाले इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 18 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय कितना बच्चे x - 2, b की वैल्यू है प्लस का 17 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय y - 1 और प्लस का c का वैल्यू कितना है 4 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय z प्लस इक्वल टू, तो हमारे पास इक्वेशन आ रहा है 18x प्लस का 17y प्लस का 4z। हाँ या ना बोल, 18x प्लस का 17y प्लस का 4z, 18 दूना 36 और 17 36 10 46 46 10 56 56 में से कौन सा है ये 18 दूना 36 है और 10 46 46 10 56 56 में से 3 गया 53 और 53 में से 4 और गया तो हो गया 49, यानी प्लस का 49 इक्वल टू 0। सोच ले, या माइनस का 49 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है? आया कोई कंफ्यूजन है? तो सीधा बात है कि किसी भी प्लेन का इक्वेशन अगर हमें निकालना है जो दो वेक्टर के पैरेलल हो तो भी हमारे पास इक्वेशन मिल गया। कोई प्लेन जो एक पॉइंट से गुजर रहा हो और दो प्लेन के परपेंडिकुलर हो तब भी हम निकाल सकते हैं, और कोई प्लेन जो किसी दो पॉइंट से गुजर रहा हो और एक प्लेन के परपेंडिकुलर है तब भी हम उसका इक्वेशन निकालने में सक्षम हैं। हम एल्गोरिथम में नहीं जाना, सीधे टॉपिक और क्वेश्चन को समझते चले जाना। क्लियर है? नोट करेगा, आगे चलते हैं। अब अगली बात हम करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। मतलब जैसे एक ए प्लेन ए था, दीवार एक प्लेन ए है
तो ये जहां इंटरसेक्ट कर रहा है इससे अगर कोई प्लेन पास हो रहा है तो उसकी पॉइंट इक्वेशन क्या होगी प्लेन की, मतलब जैसे एक प्लेन हाथ मेरा ये है और ये दूसरा हाथ मेरा प्लेन है, तो ये इंटरसेक्ट कर गया ना, ऐसे ये कर गया ना इंटरसेक्ट। ये जो इंटरसेक्ट हुआ यहां से कोई तीसरा प्लेन अगर गुजर रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या हो, समझ में आ रहा है? यानी इस दो दीवार के ज्वाइंट से यहां से तीसरा हम हाथ अगर अपना ऐसे डाल रहे तो यहाँ पे ये जो मेरे हाथ का इक्वेशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। बात समझ में आ रहा है? तो लिखेगा टॉपिक का नाम इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू intersection of two planes passing through the line of intersection of two planes। फिर से हम बता दें कि हम एल्गोरिथम में ज्यादा विश्वास नहीं रखते, लेकिन हम आपको थोड़ी थोड़ी चीजें लिख देते हैं कि जैसे मान लीजिए दो प्लेन जो है हमारे पास r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर माइनस d इक्वल टू 0 है, d1 ले लेते हैं, और दूसरा r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर माइनस d2 इक्वल टू कितना है 0। ये दो हमारा प्लेन है, तो जो भी इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा जो इससे गुजरेगा, इससे, बात समझ में आ रहा है, उसका इक्वेशन कुछ नहीं होगा, आपको इन दोनों को साथ रखना है। क्या रखना है? साथ रखने का मतलब है, अच्छा ये फैमिली ऑफ लाइन याद आ रहा है कुछ किसी को, ax प्लस by प्लस d ब्रैकेट प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस k इक्वल टू 0, वही बात है। तो सेम वही चीज लिखना है, क्या लिखेगा r वेक्टर डॉट कितना लिखेगा n1 वेक्टर माइनस d1 और प्लस का लैम्डा, यहाँ क्या लिखेगा r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर माइनस का d2 इक्वल टू कितना 0। अब इसको अगर सेपरेट करेगा तो r वेक्टर को एक साथ रख सकता है और d वेक्टर को एक साथ रख सकते हैं। r वेक्टर को लिखेगा तो ऐसे लिख सकते हैं n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर, और इक्वल टू इधर लिख सकता है d1 प्लस लैम्डा d2। यस और नो? यही होगा हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। किसी काम का नहीं, काम का तो कॉन्सेप्ट ही है जो क्वेश्चन पे समझ आता है, लेकिन फिर भी जरूरी है पढ़ लेते हैं। अब अगर मान लीजिए ये तो आपका कौन सा फॉर्म हो गया बच्चे, वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया है? अगर हमसे कार्टेशियन फॉर्म पूछ लिया, अगर हमसे क्या पूछ लिया, कार्टेशियन फॉर्म पूछ लिया, तो कार्टेशियन फॉर्म में पहले इक्वेशन लिख देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z और प्लस d1 इक्वल टू कितना 0, ऐसा लिख दिया इक्वेशन। दूसरा को भी लिख दिया, दूसरे को भी लिख दिया। दूसरा प्लेन हम क्या ले लेते हैं a2x प्लस का b2y प्लस का c2z और प्लस का d2 इक्वल टू 0। तो एक साथ लिखना है तो लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस का c1z और प्लस का d1, और यहाँ लगा देंगे प्लस का लैम्डा, और यहाँ क्या लिख देंगे a2x प्लस का b2y प्लस का c2z और प्लस d2 इक्वल टू कितना 0। आप इसको अरेंज कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है, आप इसको अरेंज करके लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अदरवाइज सीधे क्वेश्चंस में देखेंगे किस तरीके से काम चल रहा है। अब इसमें भी जो पहला टाइप है हम उसको देख रहे हैं, ठीक है, और उस पर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो पहला है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू intersection of two given planes, equation of plane passing through intersection of two given planes, intersection of two given planes and a given point, and a given point। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स r वेक्टर डॉट 3i कैप, आई कैप प्लस का 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 5 एंड दूसरा प्लेन दिया है आपके पास r वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 3, और आगे कह रहा है एंड पासिंग थ्रू
and passing through the point 2, 1, -2, 2, 2, 1, कितना है -2। ठीक है, समझे? वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म ही लेके चले, वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म ही लेके चले, सीधा सीधा है। क्या लिखेंगे बच्चे? आर वेक्टर डॉट, हमें तो वो याद रहता नहीं है, तो जो हमें याद रहता है वो लिख देते हैं, -5 ब्रैकेट प्लस कितना लैम्डा 2i कैप, आर वेक्टर कितना 2i कैप माइनस j कैप प्लस का कितना बच्चे k कैप -3 इक्वल टू कितना, हम तो यही काम करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि हम आर वेक्टर को कॉमन कर लेंगे। जैसे ही आर वेक्टर को अगर हम कॉमन करेंगे तो हमारे पास यहां ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप और प्लस लैम्डा 2i कैप माइनस j कैप और प्लस का k कैप, ब्रैकेट क्लोज। हाँ है ना? और यहां से बचेगा आपके पास कितना, -5 और -3 लैम्डा इक्वल टू 0। सोच ले, -5 -3 लैम्डा इक्वल टू, अक्सर एग्जाम में बच्चा ये भूल जाता है लिखना, नहीं ये इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, अच्छा अब एक बात बता, ये जो वेक्टर है, सॉरी ये जो प्लेन है वो किससे पास हो रहा है? एक पॉइंट दिया है ना हमारे पास, कितने से पास हो रहा है? 2, 1, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा इसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ, तो सीधा सीधा है, जैसे लिख देंगे एज इट पासेस थ्रू, एज इट पासेस थ्रू, किससे पास हो रहा है? 2, 1, -2। तो यहां से r की जगह क्या लिखेंगे बच्चे? 2i का प्लस का j का माइनस का 2k का लिखेंगे, और इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं किसके साथ? i का, सब एक साथ लिखे क्या? 2 + 2 लैम्डा 1 + 2 लैम्डा i का, हाँ या ना बोल। और यहां से लिखेंगे हम प्लस का 3 माइनस लैम्डा j का, और फिर इधर क्या लिखेंगे बच्चे? माइनस प्लस लगा देते हैं, -1 प्लस लैम्डा, और यहां क्या लगा देंगे? k का। ठीक है, और यहां लिखेंगे -5 -3 लैम्डा इक्वल टू 0। यस। अब इससे फायदा ये होगा कि 2 × 1 ये हो जाएगा 2 + 4 लैम्डा, सोच ले, और यहाँ 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये हो जाएगा प्लस का 3 माइनस का लैम्डा, सोच ले, और फिर से -2 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये प्लस का 2 हो गया और माइनस का 2 लैम्डा हो गया, सोच ले। यहाँ पे -5 है, -3 लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया? अरे आया, तो यहाँ से 4 लैम्डा और माइनस लैम्डा कितना हो गया? 3 लैम्डा और -2 लैम्डा कितना हो गया? लैम्डा लैम्डा -3 लैम्डा -4 लैम्डा, उस साइड लेके चले गए तो ये हो गया 4 लैम्डा। हाँ या ना बोल? इस साइड देख क्या है? 2 और 3 कितना हो गया? 5 5 2 कितना हो गया? 7 7 - 5 कितना आ गया? 2 7 - 5 कितना आ गया? 2। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। हाँ, ये कौन सा? ये वाला 2 लैम्डा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं रुक। 4 लैम्डा माइनस लैम्डा 3 लैम्डा -2 लैम्डा लैम्डा और -3 लैम्डा, तो -2 लैम्डा उधर जाकर 2 लैम्डा हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? जैसे ही लैम्डा 1 आया कहां पुट कर दे? किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, आपकी इच्छा है। हम ज्यादातर प्रेफर करेंगे कहां पुट करना, यहां पुट करना, ठीक है। तो इक्वेशन आएगा आपके पास r वेक्टर डॉट i कैप 1 ही है तो 2i कैप कितना आ जाएगा? 3i कैप। हाँ या ना बोल? 3j कैप और माइनस का j कैप प्लस का 2j कैप, सोचा क्या? -k कैप और प्लस का k कैप कितना? 0k कैप। हाँ या ना? इज इक्वल टू 5 और प्लस कितना है? 5 - 3 मतलब 8 हो गया, उस साइड जाके क्या हो गया बच्चे? 8। ये आपका क्या हो गया? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अरे आया नहीं आया? सीधा सीधा बात है, ठीक है। एक कार्टेशियन में भी करके दिखाते हैं, नोट कर फटाफट। कौन 25 का बाद आ रहा है? नहीं, अभी नहीं आएंगे।
चलिए लिखिए, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन containing the line of intersection, containing the line of intersection, line of intersection of the planes, पहला प्लेन है x plus y plus z minus 6 equal to 0 एंड दूसरा प्लेन है आपके पास 2x plus 3y plus 4z plus 5 equal to 0 and passing through 1 comma 1 comma 1 पासिंग थ्रू 1 comma 1 comma 1। उम्मीद करते हैं खुद से सॉल्व हो जाएगा क्या? ट्राई कर। Equation of plane passing through the intersection of two planes, passing through intersection of two planes and perpendicular to a given plane. Find the equation of plane which is perpendicular to plane फाइव एक्स प्लस 3y plus 6z plus 8 equal to 0 and which contains the line of intersection, which contains the line of intersection of the planes अलग आया सर? नहीं, सीधा सीधा है। क्या लिखा है? ये लिखा क्या? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस कितना लिखा? लैम्डा कितना? 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू कितना? 0। ओके, तो क्या लिखेगा यहाँ पे? 1 प्लस 2 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई x आया ना? यहां से कितना आ जाएगा? 1 प्लस 3 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई जेड और माइनस 6 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू कितना? 0। 1 कॉमा 1 कॉमा 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो सीधे 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 2 लैम्डा 3 लैम्डा 5 लैम्डा 5 लैम्डा 10 लैम्डा 4 14 लैम्डा। हाँ है ना? वो यहाँ से हमारा 1 1 2 2 और यहाँ से आया 1 3 और माइनस 6 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई कितनी? 3/14। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 3/, तो उठा के पुट कर दे लैम्डा की वैल्यू कितनी? 3/14। तो इक्वेशन में पुट करेगा तो कितना आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 और प्लस क्या लिखेगा यहाँ? 3/14 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस का 3y प्लस का 4z और प्लस 5 इक्वल टू कितना? 0। एलसीएम ले लेगा 14x प्लस 14y प्लस का 14z माइनस 14 छक 84 84
प्लस का 6x प्लस का 9y और प्लस का 12z और प्लस का 15 इक्वल टू 0, यानी हो गया 14x प्लस 6x कितना आ गया 20x, 14y प्लस 9y 23y, 14z और प्लस 12z प्लस का 26z माइनस 84 प्लस 15 84 74 74 69 माइनस 69 इक्वल टू कितना बच्चे 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है। बोला आया, चेक कर लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेगा, थोड़ा समझेगा। अगला क्वेश्चन में समझ आ रहा हो तो बताएगा कि अगला क्वेश्चन में करना क्या है, क्या कुछ अलग चीजें हैं या सेम ही है। 20x प्लस 23y प्लस 26z माइनस 69 सही है क्या? ठीक। Can I find the equation of plane which is perpendicular to this and which contains the line of intersection of this? Contains the line of intersection of this. सबसे पहले तो हम इक्वेशन निकाल लेते हैं, थोड़ा सा निकाल लें। हमें जो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन कर रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स कितना होता है बच्चे? ऐसा ही लिख दे क्या, x प्लस 2y प्लस का 3z माइनस 4 और प्लस कितना लैम्डा 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू कितना 0। थोड़ा आसान करके लिख ले, x प्लस 2 यानी 1 प्लस 2 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई x आया क्या? ठीक है। अगला कितना आएगा 2 प्लस लैम्डा, सही बोला क्या? 2 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई y। अगला कितना आएगा 3 प्लस, यहां से 3 है, 3 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई z और यहां क्या आएगा बच्चे माइनस 4 और माइनस प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू कितना 0। ऐसा बनेगा। और ये जो प्लेन है ये आपका परपेंडिकुलर है किसके? गिवन प्लेन जो कि है कितना 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0 से। तो अगर कोई प्लेन किसी के परपेंडिकुलर होता है तो क्या कंडीशन निकल के आता है? दोनों का हाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 कितना होना है 0 होना है। तो अगर उसको 0 करके देखेगा तो क्या लैम्डा की वैल्यू आएगी क्या? अरे आएगी नहीं आएगी? हाँ तो निकालो फिर फटाफट। अब बस हम आंसर चेक करेंगे। वन प्लस 2 लैम्डा किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से। 1 प्लस 2 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस अगला 2 प्लस लैम्डा किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से और प्लस 3 माइनस लैम्डा किससे मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू, है ना? तो यहां से हमारे पास आ गया 5 गुना 10 लैम्डा और 3 गुना 3 प्लस का 3 लैम्डा और माइनस का 6 लैम्डा और यहां से आ गया 5 और यहां से आ गया 6 और यहां से आ गया 18 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 10 3 13 13 में से 6 गया कितना हो गया भैया 7। कितना आ गया 7 आया ना। अच्छा इधर आ गया 7 और इधर आ गया आपके पास कितना बच्चे 18 6 24 5 29। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 29/7 पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। आ गया लैम्डा की वैल्यू 29/7। अब इस 29/7 को कहां उठा के रख दे ऊपर रख दे इक्वेशन में आ जाएगा है ना। तो रख दे लैम्डा की वैल्यू 29/7 कहां यहां रख दे या इसमें रख दे कहीं रख सकते ऊपर वाला रख ठीक है। तो हमारे पास x प्लस कितना आ जाएगा बच्चे 2y प्लस का 3z माइनस 4 और माइनस क्या लिख देंगे हम 29/7 मल्टीप्लाइड बाई क्या लिख देंगे 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू कितना 0। एलसीएम ले लेगा 7x प्लस 14y प्लस का 21z माइनस 28 माइनस 58x माइनस 29y प्लस का 29z एंड माइनस का 9 बचे 45 और 5 गुना 10 14 145 इक्वल टू कितना हो गया 0। 7 51 माइनस 51x इधर लिख रहे हैं माइनस 51x। अच्छा इधर 29 है y और इधर 14 तो 14 ना 28 कितना आ गया 11। नेगेटिव का आएगा पॉजिटिव का आएगा। यहां पे 14
और यहाँ पे कितना है 29, तो 15 है ना, तो माइनस का कितना आ जाएगा 15y। जेड कितना आ रहा है 21 और उधर जेड कितना 29, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है ना, तो कितना आ गया 29 है, 29 और 21 50 हो जाएगा ना बच्चे। एक सेकंड 29 जेड है ना, ये 29 लिखा है बच्चे, सॉरी माय मिस्टेक है राइटिंग में, ऊपर 29 है तो 25 कैसे आ जाएगा, 29 जेड, यहाँ 29 है यहाँ 25 है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 29 है और इधर कितना है 21, कितना आ गया 50। ओके अब कांस्टेंट पे आ जा, -28 और -145, बहुत बढ़िया, 140 20 160 और 5 कितना आ गया 163, ऐसा है क्या, सॉरी 173, कितना आ गया नेगेटिव का -173। तो ये काम करना, नेगेटिव तो हटा ही दे, और कुछ कॉमन हो रहा है क्या, नहीं और कुछ कॉमन नहीं हो रहा, तो ऐसा ही छोड़ दे, तो नेगेटिव हटा के लिख दे 51x प्लस 15y माइनस 50z और प्लस 173 इक्वल टू कितना 0। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है, जो प्लेन दो प्लेन जो है उसके इंटरसेक्शन से और किसी तीसरे प्लेन के परपेंडिकुलर। सीधा सीधा जो बेसिक कांसेप्ट है ना, एंगल वाली, ये डायरेक्शन रेशियो वाली, जीरो वाली, वही सब इस्तेमाल हो रहा है। एल्गोरिथम देखने पे मुश्किल हो जाता है। हम लोग भी 12th में थे, जब एनसीईआरटी या दूसरे बुक देखते थे ना, तो इस सब का निकालने का जो एल्गोरिथम दिया है एक पेज में, वही देख के छोड़ देते हैं कि नहीं 3D नहीं पढ़ेंगे, इतना नहीं समझ में आया। जबकि क्वेश्चन से बिल्कुल आसान दिखता है, जो चीज हम हमारे दिमाग में चल रहा है वही करना है। समझ में आ रही बात? चलिए तो आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे की चीजें अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। नोट